नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। अस्सी और 90 के दशक में जहां अराजकता थी, वह अयोध्या नए युग में प्रवेश कर रही है। योगी आदित्यनाथ। राजस्थान चुनाव, कांग्रेस का लक्ष्य 156 सीटें जीतना। रायपुर में सीएम गहलोत ने जलाए 1.56 लाख दिए। राजभवन के जरिए गैर बीजेपी शासित राज्यों को कंट्रोल करती है केंद्र सरकार, सीएम भूपेश बघेल का आरोप। बॉक्स ऑफिस पर नवंबर-दिसंबर में अक्टूबर की कसर होगी पूरी। दिवाली वीकेंड से सिनेमाघरों में जमकर होगा धूम धड़ाका। ओआईसी बैठक में इजराइल का मददगार बना सऊदी अरब, बड़ी मुश्किल से बचा ले गया। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के आयोजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन और पूजन किए। उन्होंने कहा कि अयोध्या अब एक नए युग में प्रवेश कर रही है और दीपोत्सव इसका प्रमाण है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के सफल आयोजन के बाद रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिरों में दर्शन पूजन किया। उन्होंने रामलला के दर्शन किए। इसके बाद वह हनुमानगढ़ी गए। योगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 80 और 90 के दशक में जिस अयोध्या में कर्फ्यू और अराजकता थी, वह अब इन सब से मुक्त होकर एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। योगी ने कहा कि 54 देशों के 88 राजदूत दीपोत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या आए थे। जो नहीं आ पाए, उन्होंने मैसेज करके बताया कि उन्होंने अयोध्या आने का मौका खो दिया है। योगी ने कहा कि अयोध्या के दीपोत्सव के साक्षी पूरी दुनिया बनी है। दीपोत्सव का भव्य रूपी उसी श्रृंखला का हिस्सा था जो मोदी के विजन के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। दीपावली का पर्व सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का माध्यम है। अयोध्या जो राम राज्य की भूमि है और राम राज्य में हर तबके के लिए, दलित, वंचित, जनजातीय, हर समाज के लोगों के लिए सम्मान है, उसके आगे बढ़ने के लिए अवसर है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जहां 80 और 90 के दशक में कर्फ्यू और अराजकता, अव्यवस्था का शिकार न केवल मठ, मंदिर और राम भक्त होते थे, बल्कि यहाँ का व्यवसायी और यहाँ का नागरिक भी होता था। उससे मुक्त होकर एक नई व्यवस्था, एक नया युग की ओर अयोध्या ने प्रवेश किया है। दीपोत्सव का कार्यक्रम उसमें मील का पत्थर साबित हुआ है। अब हमारा दायित्व है कि केंद्र और राज्य के स्तर पर जो कार्यक्रम है, उससे हम भी अपने स्तर पर प्रयास करें। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 54 देशों के 88 राजदूत कल अयोध्या आए थे। जो लोग यहाँ यानी अयोध्या में मौजूद नहीं थे, उन्होंने हमें संदेश भेजा था कि अयोध्या आने का मौका उन्होंने खो दिया। जो राजदूत मौजूद थे यहाँ दीपोत्सव के दौरान, उन्होंने कहा कि उन्हें अपने परिवार के साथ आना चाहिए था, यह अधिक आनंददायक होता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली के त्योहार पर जयपुर में दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में 1.56 लाख दीपक जलाए गए। उन्होंने कांग्रेस की 156 सीटों की जीत का लक्ष्य बताया और कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में बेहतर प्रबंधन के साथ सुशासन दिया है। राजस्थान में इस बार 2 बड़े त्योहार एक साथ आ गए हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के साथ दीपावली भी आ गई है। चुनावी गर्मागर्मियों के बीच त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है, या यूं कहे तो त्योहार सेलिब्रेट करने के बजाय प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। रूप 14 यानी छोटी दीपावली। दीपावली को सीएम अशोक गहलोत गोपालगढ़, लोहावट और फलोदी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। दीपावली की पूर्व संध्या पर सीएम अशोक गहलोत जयपुर लौटे और विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। जयपुर के विद्याधर नगर में आयोजित कार्यक्रम पार्टी के कोषाध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल की ओर से आयोजित किया गया। चूंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 156 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है, लिहाजा इस दीपोत्सव कार्यक्रम में भी 1.56 लाख दीपक जलाए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपक जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान जयपुर शहर की सभी विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस प्रत्याशी वहां मौजूद रहे, जिनमें पुष्पेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर अर्चना शर्मा, अभिषेक चौधरी,
प्रताप सिंह, खाचरियावास, अमीन कागजी शामिल थे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 5 साल में कोरोना महामारी के बावजूद कांग्रेस ने प्रदेश में बेहतर प्रबंधन के साथ सुशासन दिया। गहलोत ने राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसकी योजनाओं का लाभ हर परिवार को मिल रहा है। साथ ही देश के कई राज्य यहाँ की योजनाओं के अनुसरण भी कर रहे हैं। उन्होंने 6 महीने पहले सरकार द्वारा दी गई 10 गारंटियों के साथ हाल ही में पार्टी की ओर से दी गई 7 गारंटियों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है और सभी गारंटियां पूरी करने की गारंटी भी देती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज का चुनाव जोरों पर है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला है। सीएम ने कहा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश में एक्टिव है, स्थानीय नेता को तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। राज्य में दूसरे फेज के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नित केंद्र सरकार पर राजभवन में माध्यम से गैर भाजपा शासित राज्यों को नियंत्रित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा है कि यह तरीका देश और लोकतंत्र के हित में नहीं है। बघेल ने छत्तीसगढ़ में भाजपा के स्थानीय नेतृत्व के चुनाव प्रचार से गायब होने को लेकर निशाना साधा। दरअसल पंजाब विधानसभा से पारित कुछ विधेयकों की मंजूरी में विलंब को लेकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और राज्य की भगवंत मान सरकार के बीच जारी विवाद पर सीएम ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधान न्यायाधीश ने यानी पंजाब के मुद्दे पर बहुत गंभीर टिप्पणी की है। राजभवन अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है। पंजाब हो या तमिलनाडु, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में भी 1 दर्जन विधेयक राजभवन में अटके हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राजभवन के माध्यम से हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है जो देश और लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आगामी यात्राओं के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने पूछा, स्थानीय नेतृत्व कहाँ है? यहाँ तो गायब है। बघेल ने बाद में इस बातचीत का वीडियो अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। प्रदेश भाजपा के नेताओं की उदासीनता को देखते हुए भाजपा बाहर के नेताओं को इंपोर्ट करके ला रही है, लेकिन प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इन कमीशन खोरों को फिर से सबक सिखाना है। छत्तीसगढ़ के 90 सदस्यीय विधानसभा की 20 सीटों के लिए 7 नवंबर को वोट डाले गए थे, जबकि दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 सीट पर मतदान होगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए नवंबर और दिसंबर महीना बेहद खास होने वाला है। इस महीने में जहां सलमान खान की टाइगर 3 आ रही है, वहीं दिसंबर में डंकी से लेकर एनिमल, सालार जैसी बड़ी बजट की मूवीज रिलीज होने वाली है। ऐसे में सिनेमाघरों में जमकर धूम धड़ाका देखने को मिलेगा। साल की तीसरी तिमाही में जवान व गदर 2 जैसी फिल्मों के चलते जबरदस्त कमाई हुई। साल की तीसरी तिमाही में जवान व गदर 2 जैसी फिल्मों के चलते जबरदस्त कमाई हुई। हालांकि चौथी तिमाही का पहले महीने अक्टूबर में जरूर सिनेमा वालों को उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं हुई, लेकिन उसकी वजह इंडस्ट्रीज के जानकार क्रिकेट विश्व कप की बजाय कमजोर फिल्मों को मानते हैं। उनका मानना है कि नवंबर दिसंबर के महीने में अक्टूबर की कसर पूरी होने की उम्मीद है। दिवाली वीकेंड हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री के लिए खास रहा। पिछले साल जरूर दिवाली वीकेंड पर फिल्मों ने कुछ खास कमाई नहीं की थी, लेकिन उससे पहले कोविड के बाद पहली बार खुले सिनेमाघरों में दिवाली रिलीज अक्षय कुमार की सूर्यवंशी सुपरहिट रही थी। फिल्म ने 50% कैपेसिटी के बावजूद करीब 200 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ऐसे में पिछले करीब 1.5 महीने से सूने पड़े सिनेमाघरों में दिवाली के मौके पर रौनक लौटने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। खासकर स्पाई यूनिवर्स की फिल्म टाइगर 3 को लक्ष्मी पूजा वाले दिन खास रिस्पांस मिल रहा है, जबकि दिवाली के बाद वाले दिनों के लिए फिल्म की अच्छी एडवांस बुकिंग हो रही है। उधर हॉलीवुड फिल्म द मार्वल्स को भी फैंस का ठीक ठाक रिस्पांस मिल रहा है। ऐसे में सिनेमा इंडस्ट्रीज के जानकारों को पूरी उम्मीद है कि दिवाली से बॉक्स ऑफिस पर फिर धूम धड़ाके की शुरुआत हो जाएगी, जो कि फिर अगले महीने रिलीज होने वाली फिल्मों में एनिमल, डंकी, सालार व एक्वामैन 2 तक जारी रहेंगे। दरअसल साल की तीसरी तिमाही में गदर 2 व जवान के चलते कमाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। ऐसे में फिल्म वालों को उम्मीद थी कि साल की चौथी तिमाही उससे भी ज्यादा कमाई वाली होंगी, लेकिन अक्टूबर महीने में रिकॉर्ड फिल्मों की रिलीज के बावजूद बॉक्स ऑफिस ठंडा ही रहा। ऐसे में सिनेमा वालों उसकी कसर इस तिमाही में बचे हुए 1.5 महीनों में होने की उम्मीद लगा रहे हैं।
क्रिकेट विश्व कप के दौरान फिल्मों के अच्छे प्रदर्शन नहीं करने के बारे में पूछने पर देश की सबसे बड़ी सिनेमा चेन पीवीआर आइकन सिनेमास के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव बिजली कहते हैं कि यह सच है कि अक्टूबर के महीने में फिल्मों ने उतनी कमाई नहीं की जितनी की हमें उम्मीद थी। बावजूद इसके हमने फिल्मों से अच्छी खासी कमाई कर ली है। अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज व टाइगर श्रॉफ की गणपत के अलावा कंगना रनौत की तेजस ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इस दौरान नेशनल सिनेमा डे पर हमें दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला। उस दिन बड़ी संख्या में लोग जवान व मिशन रानीगंज जैसी फिल्में देखने पहुंचे। यह सच है कि अक्टूबर के महीने में हिंदी फिल्मों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान रीजनल व हॉलीवुड फिल्मों के बलबूते हमारी अच्छी खासी कमाई हो गई। अक्टूबर के महीने में हमारे सिनेमाघरों में बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। इस दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में तमिल सिनेमा की लियो, हिंदी सिनेमा की 12th फेल व कुछ बॉलीवुड फिल्में हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के चलते लोग सिनेमा देखने नहीं जाते। किसी भी फिल्म को देखने के लिए दर्शक सिनेमा घर तब जाते हैं जब उन्हें फिल्म पसंद आती है, फिर चाहे क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा हो। लेकिन अगर उन्हें फिल्म पसंद ही नहीं आती है तो वो उसे देखने के लिए नहीं जाएंगे। अक्टूबर महीने के दौरान फिल्में तो बहुत रिलीज हुई, लेकिन वे दर्शकों को पसंद नहीं आई, इसलिए वो देखने के लिए सिनेमा घर नहीं आए। हालांकि संजीव को सिनेमा घरों में फिर से रौनक लौटने की पूरी उम्मीद है। वो कहते हैं कि अब क्रिकेट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल व फाइनल का दौर आ गया है और दूसरी तरफ सिनेमा घरों में बड़ी फिल्में टाइगर 3 व द मार्वल्स रिलीज हो रही है। वही साउथ सिनेमा में भी जापान व जिंगर ठंडा XXL जैसी फिल्में रिलीज होंगी। इन फिल्मों को दर्शकों की ओर से क्रिकेट मैच के बावजूद अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। खासकर टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग जबरदस्त है। वह अगले महीने दिसंबर में एनिमल, सैम बहादुर, डंकी, सालार व एक्वामैन 2 जैसी फिल्मों के चलते उसके साल का सबसे ज्यादा कमाई वाला महीना होने की पूरी उम्मीद है। वही प्रोड्यूसर व फिल्म बिजनेस एनालिस्ट गिरीश जौहर भी दिवाली वीकेंड के दौरान सिनेमाघरों में जबरदस्त कमाई की उम्मीद लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये सच है कि बीते महीने दर्शकों ने सिनेमाघरों में आई फिल्मों को पसंद नहीं किया। उसकी वजह फिल्मों का कमजोर कंटेंट था। अगर क्रिकेट विश्व कप उसकी वजह होता तो अब विश्व कप में सेमीफाइनल व फाइनल मुकाबले से पहले दिवाली वीकेंड पर दर्शक सिनेमा घर में वापसी ना करते। दरअसल दर्शकों को सिर्फ और सिर्फ अच्छे कंटेंट वाली फिल्म चाहिए। अगर फिल्मों में दम नहीं होता तो दर्शक उन्हें नकारने में देर नहीं लगाते, फिर चाहे वो कितने भी बड़े स्टार की क्यों ना हो। फिलहाल साल की आखिरी तिमाही के बचे हुए 1.5 महीने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार होने वाले हैं, जिसकी शुरुआत टाइगर 3 व द मार्वल से होने वाली है। सऊदी अरब समेत सभी देशों ने बैठक में आज एकमत से इजराइल के हमले की निंदा की। गाजा में चल रहे संघर्ष को अमानवीय करार देते हुए पश्चिम के देशों की भी आलोचना की गई। लेकिन जब इजराइल को तेल की आपूर्ति रोकने और सभी रिश्ते खत्म कर लेने का प्रस्ताव आया तो सऊदी पीछे हट गए। इस तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर बैठक में सऊदी ने इजराइल की बड़ी मदद भी कर दी। सऊदी और कुछ दूसरे देशों की वजह से इजराइल बहुत सख्त प्रतिबंधों से बच गया। अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन में सभी देशों ने गाजा युद्ध को खत्म करने, इजराइल पर दबाव बनाने की मांग की है। बैठक में इजराइल के साथ सभी रिश्ते तोड़ने का भी प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि ये प्रस्ताव पास नहीं हो सका। रियाद में आज की अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की बैठक में शामिल देशों ने प्रस्ताव में कुछ नई बातें शामिल करने की मांग की थी। इसमें एक मांग इजराइल से सभी रिश्ते तोड़ने की भी थी। इसे इजराइल के अरब पीस पार्टनर ने देशों और कुछ दूसरे मुल्कों ने खारिज कर दिया। बैठक में जो अतिरिक्त मांग रखी गई थी वो है कि पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी ठिकानों से सैन्य सामान को इजराइल में स्थानांतरित करने से रोकना, इजराइल से सभी राजनयिक आर्थिक रिश्ते तोड़ना, अरब राज्यों में हवाई क्षेत्र में इजराइल की उड़ानों पर रोक लगाना और युद्ध विराम का दबाव डालने के लिए अमेरिका, यूरोप और रूस में एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल भेजना। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब, UAE, बहरीन, सूडान, मोरक्को, मॉरिटानिया, जिबूती, जॉर्डन और मिस्र ने इन मांगों को खारिज कर दिया है, जिससे इजराइल इन बेहद कड़े प्रतिबंधों से बच गया। OIC की इस बैठक का उद्घाटन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किया।
और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गाजा के संघर्ष के लिए इजराइल जिम्मेदार है। उन्होंने पश्चिमी देशों की फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा पर चुप रहने के लिए आलोचनाएं की और गाजा में तुरंत संघर्ष विराम लागू करने की मांग की। प्रिंस सलमान ने गाजा में हो रहे मानवीय त्रासदी से बंधक बने लोगों को रिहा किया जाने की मांग रखी। हालांकि सऊदी ने इजराइल से सभी रिश्ते तोड़ लेने की बात को नहीं माना। बैठक में इजराइल पर सबसे ज्यादा सख्त ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस दिखे। रईस ने कहा कि गाजा पर हमला इतिहास का सबसे बड़ा अपराध है, इसके लिए इजराइल का विरोध होना चाहिए। इस्लामी देशों ने इजराइल की तेल आपूर्ति रोक देनी चाहिए। रईस ने अमेरिका पर बरसते हुए कहा कि इजराइल अमेरिका की नाजायज औलाद है। अमेरिका ने क्षेत्र में नौसैनिक बेड़े तैनात किए हैं। वह गाजा में लोगों के खिलाफ हो रहे अपराधों सीधे तौर पर अपराधों में शामिल है। बैठक में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रमुख महमूद अब्बास ने साफ कहा कि वह गाजा में किसी सैन्य समाधान को स्वीकार नहीं करेंगे। इस बैठक में सऊदी क्राउन प्रिंस और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस के अलावा तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और मुस्लिम जगत के ज्यादातर नेताओं ने हिस्सा लिया। अश्वत्थामा महाभारत काल से ही चिरंजीवी माने गए हैं। ये नाम आज भी लोगों के लिए एक आस्था का प्रतीक है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ सातपुड़ा नाम पर्वत है, जिसकी मान्यता है कि इस पर्वत पर आज भी अश्वत्थामा जीवित है और इसी कारण हर वर्ष काफी संख्या में श्रद्धालु सातपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च शिखर तक यात्रा का आयोजन करते हैं, जिसे महाभारत के पांडव और कौरव गुरु आचार्य द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के लिए ऐतिहासिक यात्रा मानी जाती है। लोगों की मान्यता है कि आज भी सातपुड़ा पर्वत में चिरंजीव होने के कारण अश्वत्थाम विराजमान है, जिसके कारण दीपावली पर्व पर बहुत बड़ी यात्रा होती है। हजारों लोग इस यात्रा में जाते हैं और ये यात्रा वसुबारसे से शुरुआत होती है, जिसके बाद लक्ष्मी पूजन के दिन तलोदा शहर में यात्रा समाप्त होती है। इस यात्रा में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों राज्य के लोग हजारों की संख्या में आते हैं। ये यात्रा सातपुड़ा पर्वत में होने के कारण सभी श्रद्धालुओं को पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही कठिन रास्ते से होते हुए जाना पड़ता है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।